मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन के समझ के सीखना बेटा। लास्ट क्लास में हमने देखो क्या किया था, प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा था, उसके दो टाइप्स पढ़े थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। जब नेचुरल रिसोर्सेस हम एक्सट्रैक्शन करते हैं दैट्स एक्सट्रैक्टिव, और लिविंग बीइंग से कुछ निकालते हैं दैट्स जेनेटिक। फिर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो प्रकार की है। अगर कोई सामान प्रोड्यूस कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। फिर मैं आपको सीधे नीचे दे गया था और मैंने आपको टर्शियरी इंडस्ट्री बताई थी, जिसमें अलग अलग तरह की सर्विसेज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। इतना आपको क्लियर था। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे आप बात करते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, गुड्स बन रहे हैं, तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, हम लोग को इसके टाइप्स पढ़ना है। तो थोड़ा सा ना फोकस करके पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। कि अगर आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यार क्या हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गुड्स बनाए जा रहे हैं, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही एक क्या है, टाइप है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग किस किस तरह से होती है, इंडस्ट्री कैसे कैसे होती है, इसको हमको पढ़ना है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार तरह की होती है, इसे एसएप बोलते हैं, एएसएपी। ए से एनालिटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे समझ लो। एस से सिंथेटिक, ए से असेंबलिंग, और पी से प्रोसेसिंग, असैप, ये हो गया, ध्यान रखना। आपको अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा सर एसएप, एएसएपी, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। अब आपको मैं सबका मतलब भी बताता हूं ताकि आपको ये चीज क्या रहा है एकदम क्लैरिटी से समझ आ जाए। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री की। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली ये होता है जहां एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना अपन उसके लिए लिख लेते हैं, आरएम का मतलब रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, और एफपी मतलब फिनिश प्रोडक्ट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट ही बनाए जा रहे हैं, तो किस किस प्रकार के होते हैं, तो जैसे आप एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक रॉ मटेरियल से ना बहुत सारे अलग अलग तरह के फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। मिल्क अगर मैं कहता हूं एक रॉ मटेरियल है, मिल्क एक रॉ मटेरियल है, तो इससे बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी चीज मैन्युफैक्चर करती है, इससे चीज बनता है, पनीर बनता है, स्वीट बनता है, ठीक है, आइसक्रीम बनती है, घी बनता है, और ये सब मार्केट में सेल आउट होता है, तो ये सारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो टाइप है जहां एक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। आप बताओ आपको एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, समझ में आई कि नहीं, आया ना। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल इंडस्ट्री, समझ आया कि नहीं, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां एक रॉ मटेरियल को तोड़ कर क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। क्लियर है, वेरी गुड बेटा। अब एनालिटिकल के बाद जो दूसरी आती है आपकी, ये क्या लिखे हो निशिता, नहीं समझ आया बेटा, मेरे नहीं समझ आया, क्या लिखना चाह रहे हो आप। तो एक रॉ मटेरियल है, उसको इतना तोड़ के इतने सारे फिनिश गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री को एनालिटिकल बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी उसके बाद बेटा आती है सिंथेटिक। और एग्जांपल चाहिए एनालिटिकल का, ये तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल था। आप क्रूड ऑयल ले लो, जो विदेशों से आता है, ये रॉ मटेरियल है, इससे पेट्रोल बनता है, ठीक है, इंडस्ट्री ऑयल बनता है, ठीक है, वैसलीन बनता है, डीजल बनता है, और ये सब मार्केट में बेचे जाते हैं। तो क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है, उससे इतनी सारी चीजें बनती है। ठीक है, ये एनालिटिकल का एग्जांपल हो गया। अब सिंथेटिक की जैसे बात करते हैं, तो सिंथेटिक जस्ट इसका अपोजिट है। सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब होता है आप जब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाते हैं और उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हल्दी, अश्वगंधा, चंदन,
तुलसी, सब रॉ मटेरियल है। इसको मिलाकर एक प्रोडक्ट हमने बनाया वीको टर्मरिक। आता है ना, हल्दी, चंदन, अश्वगंधा के गुणों से बना वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो जब बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिलाकर आप एक क्या करते हो, फिनिश प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको सिंथेटिक बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अगर एक पर्टिकुलर टैबलेट तैयार होती है या कोई सिरप तैयार होता है, तो सिरप में क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड डाले जाते हैं, ये सब रॉ मटेरियल्स होते हैं, और इसको मिलाकर एक टैबलेट या सिरप बनती है, तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई होगी बात। और इसमें हाँ, फार्मा इंडस्ट्री मैंने लिख दिया ना, तो आपको ये बात ना ध्यान रखनी है बेटा। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एक रॉ मटेरियल को तोड़कर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो। और सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, बहुत सारे अलग अलग रॉ मटेरियल को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा, ये बताओ, आपको क्लियर है कि नहीं दोनों? आपको एनालिटिकल और सिंथेटिक क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? पतंजलि भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब जैसे ये हो गया बेटा एनालिटिकल और सिंथेटिक हो गया, तो उसके तीसरी आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबली मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या है आपको सिखा दे रहा हूं मैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब बेटा बहुत सारे ना रॉ मटेरियल को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। जैसे कोई भी आयुर्वेदिक क्रीम आती है या कोई भी दवा आती है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स को या रॉ मटेरियल को मिलाकर बनाई जाती है। तो जब बहुत सारे रॉ मटेरियल को आप मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसको सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हल्दी, अश्वगंधा, चंदन, तुलसी और बहुत सारी चीजों को मिलाकर वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम बनती है। वैसे कोई भी टैबलेट या सिरप के पीछे देखोगे तो कितने सारे लिखे रहते हैं, रॉ मटेरियल को मिलाकर बनाया गया है, दैट सिंथेटिक। अब उसके बाद जैसे बारी आती है असेंबली की, तो असेंबली का कंसेप्ट एकदम अलग है। असेंबली का मतलब होता है बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को जोड़ दो, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को जोड़ो तो एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसे असेंबलिंग बोलते हैं। यहाँ केवल जोड़ना होता है। जैसे कंप्यूटर बनाना है तो आपको एक कैबिनेट चाहिए, ठीक है, प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, सबको जोड़ते हैं और एक फाइनल डेस्कटॉप कंप्यूटर बन जाता है। सब चीज अलग से भी मार्केट में जाओगे तो अलग से मिल जाएगा, रैम भी अलग से मिल जाएगा, प्रोसेसर भी अलग से मिल जाएगा, कैबिनेट मतलब जो खोखा डब्बा होता है वो भी अलग से मिल जाएगा। वैसे जैसे अगर कार की बात करूं, तो अगर मैं बोलूं मेरा फाइनल प्रोडक्ट कार है, तो कार बनाने के लिए पूरी कार की बॉडी जोड़ी जाती है, ठीक है, बैटरी डाली जाती है, एक बड़ा इंजन डाला जाता है, सबको एक साथ असेंबल कर देते, मिला देते तो कार बन जाती है। उसके जैसे मोबाइल की बात करो, तो मोबाइल में क्या होता है, स्क्रीन अलग से आपको मिल जाती है, स्क्रीन जोड़ो, बॉडी मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, आप उसको जोड़ दो और आपका मोबाइल बन के तैयार है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री वो है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फिनिश गुड्स को मिलाकर एक फाइनल गुड्स बनाया जाता है। अब आप बताओ, आपको असेंबलिंग समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको असेंबलिंग समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ सभी लोगों को, यस और नो करके बताओ। आ गया? तो देखो कितना आसान है। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या था, एक रॉ मटेरियल से कई फिनिश गुड्स बनाए जा रहे थे। सिंथेटिक में क्या था, बहुत सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड्स बनाया गया। असेंबलिंग क्या है, सिर्फ यहाँ पे जोड़ना है, कुछ बनाना नहीं है। अलग अलग गुड्स को जोड़कर आप एक फाइनल गुड्स जब बना देते हैं तो उसको असेंबलिंग बोलते हैं। बस यही ध्यान रखना। सिंथेटिक में रॉ मटेरियल मिलाते हैं और असेंबलिंग में फिनिश गुड्स को मिलाते हैं सब, ठीक है। और एट लास्ट फाइनली जो आती है बेटा, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है वो कन्वर्जन का काम करती है। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि एक रॉ मटेरियल को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद वो जाके फिनिश प्रोडक्ट बनता है। जैसे उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको याद रखना। अगर शुगर बनानी है तो पहले शुगर केन बनता है, शुगर केन रेज करना होता है, शुगर केन को फैक्ट्रीज में जाके उसे जैगरी या गुड़ बनाना होता है, फिर जैगरी से जो होता है वो खंडा शुगर बनती है, खंडा शुगर में बड़े बड़े टुकड़े वाली बनती है। फिर उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और वो रिफाइंड शुगर हमारे घरों में आती है।
तो रॉ मटेरियल एक था शुगर केन, उसको पहले जैगरी बनाया गया, गुड़ बनाया गया, गुड़ से फिर उसको मोटी शुगर बनाई गई, फिर उसको और रिफाइन किया गया। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है बेटा जहां एक रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेसेस से गुजारा जाता है ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन के क्या हो, तैयार हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, बिस्किट इंडस्ट्री बोल सकते हैं, मेरे को बिस्किट बनाने का प्रोसेस पता नहीं है तो मैं आपको गलत क्यों बताऊंगा। मेरे को बिस्किट बनाने का सही में प्रोसेस नहीं पता, मेरे को शुगर का प्रोसेस पता है। वैसे जैसे कांच बनाते हैं ना, तो कांच सैंड से बनता है, सैंड को बहुत बार प्रोसेस किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, उसे क्रिस्टल बनती है, क्रिस्टल से फिर मिरर बनता है या आपका शीशा बनता है या कांच बनता है। तो ये प्रोसेसिंग है, रॉ मटेरियल को इतनी बार आप चलाते हो या इस्तेमाल करते हो कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब आप बता दो आपको ये चारों इंडस्ट्री समझ आई कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली और प्रोसेसिंग समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो। हाँ या ना बोल दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो बताना। फटाफट बताओ बेटा, हैंड रेस करके यस नो बोल के आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जाके ना आपकी सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, आपकी सारी इंडस्ट्री आपने कंप्लीट कर दी। ठीक है, इंडस्ट्री का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, आपने तीनों तरह की इंडस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया और अब इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अब हम लोग अगले हिस्से पे आते हैं, अगले हिस्से पे आते हैं कॉमर्स पे। बिजनेस एक्टिविटी जैसे हमने पढ़ा ना, दो तरह की होती है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्री है, और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब कस्टमर तक सामान पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स उस बिजनेस एक्टिविटी को बोलते हैं जिससे सामान कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो कॉमर्स के दो हिस्से होते हैं, जैसे इंडस्ट्री तीन थी ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कॉमर्स के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ट्रेड और दूसरा हिस्सा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, कॉमर्स बनते हैं। ठीक है, ट्रेड का मतलब मैं आपको यही बता दे रहा हूं, सामान को खरीदना और बेचना ट्रेड कहा जाता है, बाइंग एंड सेलिंग। गुड्स को जब आप खरीदते हैं और खरीद के बेचते हैं तो उसे ट्रेड कहते हैं। और जब आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं तो इसमें वो सर्विसेज आती हैं जो सामान को सेल कराने में आपकी हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जो सेम टर्शियरी इंडस्ट्री था ऊपर, वही है, ट्रेड करने में जो सर्विसेज मदद करें उसको ऑक्सिलरीज बोलते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अच्छा उसके क्या हो गया, बैंकिंग हो गया, फिर क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिर क्या हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, फिर क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो आपको ये बात दिमाग में ध्यान रखनी है कि भाई कॉमर्स मतलब ही होता है लोगों तक सामान पहुंचाना। कॉमर्स दो हिस्सों में होता है, एक तो सामान को खरीदना बेचना जिसको ट्रेड बोलते हैं, और ट्रेड में हेल्प करने वाली सर्विसेज जिसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। ये दोनों मिलाकर हमारे देश का कॉमर्स क्रिएट होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मतलब ही कम्युनिकेशन है बेटा, एडवर्टाइजिंग मतलब ही कम्युनिकेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कॉमर्स का बेसिक मीनिंग हो गई। आई होप आपको ये मीनिंग समझ आई होगी। तो हमारे देश में सिस्टम ये चलता है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर्स है देश में, ये सब बेसिकली इंडस्ट्रीज में आते हैं, इंडस्ट्रीज में आते हैं। और जो हमारे देश के ट्रेडर्स हैं जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सब कॉमर्स में आते हैं, ये सब कॉमर्स में आते हैं। ठीक है, तो आज हमको यही पढ़ना है कि अलग अलग तरह का ट्रेड कैसा होता है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है। तो हमेशा याद रखो, ट्रेड वर्ड का मतलब होता है जब बायर और सेलर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, परचेज एंड सेल होती है, तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी शॉप है, आप मेरी शॉप पे आते हो, अब मेरी शॉप पे आए हो तो मेरे यहाँ का जो सामान है आपको मैं सेल कर दूंगा। अब मैं जब सेल करूंगा तो आप मुझे पैसे दोगे, तो इससे मेरा फायदा होगा, दैट्स ट्रेड। ट्रेड मतलब एक्सचेंज होता है, सेलर सामान बेचता है, बायर पैसे देता है। तो ये ट्रेड दो प्रकार का होता है, याद रखना। जो विद इन इंडिया हो, भारत के अंदर हो, जो विद इन इंडिया हो भारत के अंदर, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और जो इंडिया के बाहर हो, आउटसाइड इंडिया हो, आउटसाइड इंडिया हो, उसे एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड दो तरह का होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रिलायंस मैन्युफैक्चरर है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर है, वो इंडस्ट्रीज में आते हैं, वो ट्रेडर नहीं है। उनकी एक विंग है जैसे रिलायंस फ्रेश, वो ट्रेडर में आ जाती है, पर रिलायंस मेन जो है वो एक इंडस्ट्री। ठीक है,
तो ट्रेड दो प्रकार का होता है। आप जब बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, अगर विद इन इंडिया कर रहे हैं तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। एक एक करके आते बेटा। मल्टीनेशनल ट्रेड मतलब होता है जो अलग अलग देशों में हो। जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना, उसी को मल्टीनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। जो इंडिया के बाहर होता है ना, उसके अलग अलग नाम होते हैं, फॉरेन ट्रेड, मल्टीनेशनल, एक्सटर्नल ट्रेड। अब नीरज का एक बिजनेस है, वो 4 देशों में अपना सामान भेजता है, तो ये मल्टीनेशनल ट्रेड कहलाएगा, है ना। तो वो ट्रेडिंग जो विद इन इंडिया है, भारत के अंदर है, उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, और जो भारत के बाहर है उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की, जिसे इनलैंड ट्रेड भी बोला जाता है। इनलैंड मतलब विद इन इंडिया, भारत के अंदर, है ना। तो क्या होती है, देखो ये कंसेप्ट को ना आप एकदम क्लैरिटी से समझ लो। जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस करके जो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को ही हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, ध्यान से सब लोग सुन लो, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। ये लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि ये सामान बना रहे हैं, बना के ये आगे कस्टमर को नहीं बेचते हैं, ये ट्रेडर्स को बेचते हैं, ठीक है। और ये ट्रेडर्स जो होते हैं, इनसे सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और परचेज करने के कस्टमर को सेल करते हैं, बेचते हैं। इस चीज को बहुत रिफाइंड करके और मैं बता दे रहा हूं, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए इस बात में। हमारे देश में ट्रेडिंग को हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। भारत के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो इंटरनल ट्रेड कहलाती है। अब क्या होता है बेटा, ये दो कैटेगरी की होती है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। अब यहां से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हुआ यह है कि मान लो जमशेद सर है, इनकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इन्होंने सामान बनाया, तो जमशेद सर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर होगा। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सामान बनाया। अब इन्होंने सामान बनाया है, तो इनको भी तो बेचना ही है ना। क्योंकि अगर बेचेंगे नहीं तो पड़े पड़े सारा सामान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। पड़े पड़े सारा सामान खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, इसने तो सारा सामान फैक्ट्री में बना दिया है। अब एक पर्सन है, जैसे मानो निशिता है, वो आती है, बोलती है सर आपके यहाँ जितना सामान रखा है, मैं लार्ज क्वांटिटी में आपसे परचेज कर दूंगी, आपसे मैं लार्ज क्वांटिटी में सामान परचेज कर दूंगी। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ये जो निशिता है, इसको हम बोलेंगे होलसेलर। ये एक होलसेलर है। होलसेलर वो होते हैं जो फैक्ट्री ओनर से जाके लार्ज क्वांटिटी में उनका सामान खरीद लेते हैं। तो अब जैसे ही होलसेलर ने इनसे सामान खरीदा, फैक्ट्री ओनर की कमाई हो गई, इनका पैसा इनको मिल गया है, ठीक है। अब ये होलसेलर क्या करते हैं, इनको सामान को अपने एरिया में दूर दूर तक पहुंचाना होता है। तो ये अपने सामान को क्या करते हैं, मान लो सौम्या को सेल कर देते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज में, सौम्या और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को स्मॉलर क्वांटिटीज में सेल कर देते हैं। तो ये जो सौम्या है और जो बहुत सारे बाकी लोग हैं, जिसने निशिता से आके सामान खरीदा है, इनको हम रिटेलर बोलते हैं, इनको हम रिटेलर बोलते हैं। तो हमारे देश का ट्रेडिंग सिस्टम इस तरह से चलता है। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, उससे एक पर्सन ने लार्ज क्वांटिटी में आके खरीदा, वो होलसेलर कहलाया। अब इस होलसेलर से छोटी छोटी क्वांटिटी में बहुत सारे आके ट्रेडर खरीदते हैं, इन ट्रेडर को हम लोग रिटेलर बोलते हैं। पहले बताओ मेरी इतनी बात समझ आई कि नहीं? पहले मेरी इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? सभी लोगों को चैट में बताओ, यस नो करके बताओ, मेरी इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं है? ये सिस्टम चलता है हमारे देश में, ठीक है, ये सिस्टम चलता है। तो अब क्या हो रहा है, मेरी बात को सुनना भाई। मैन्युफैक्चरर के बारे में तो हमने इंडस्ट्री में पढ़ लिया कि चलो वो सामान बना रहा है। मैं ये कहता हूं कि यदि होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करता है, खरीदता है, और इस सामान को सेल कर देता है, बेच देता है रिटेलर को। किसको बेच देता है? रिटेलर को बेच देता है। तो हम ये कहते हैं कि आपके मेन रोल होलसेलर का है, क्योंकि एक लिंक बना रहा है। मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के लाया और रिटेलर को जाके बेच दिया, तो ऐसे ट्रेड को हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं। होलसेल ट्रेड मतलब एक ऐसा ट्रेड होता है जो लार्ज स्केल पे चलता है, और जहां पे एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के जाता है, परचेज करके जाता है, और रिटेलर को स्मॉलर क्वांटिटीज में बेच देता है। आप बताओ, आपको होलसेल ट्रेड समझ आ गया क्या? आपको होलसेल ट्रेड समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो भाई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होलसेलर की, ये मिडिलमैन है, इसने किससे सामान खरीदा?
मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा और खरीद के किसको बेच दिया, रिटेलर को बेचा, इससे इसकी कमाई हुई। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर को प्रोड्यूसर कहते हैं और कुछ नहीं है, वो इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, होलसेलर असली ट्रेडर है, ये हमारा पहला ट्रेडर है, इसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा और खरीद के रिटेलर को बेचा, तो इसने होलसेल ट्रेड किया। अब ये रिटेलर क्या करेगा, अपने पास रख के सड़ाएगा थोड़ी ना सामान को, ये इस सामान को बेच देगा किसको, कंज्यूमर को। कंज्यूमर को बेच देगा, मतलब हम लोग भी किराना दुकान, जनरल स्टोर से जाके सामान खरीदते हैं ना। तो जब एक रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से सामान खरीदता है और कस्टमर को बेच देता है, मतलब हम लोग को बेच देता है, तो इसको हम लोग टर्म देते हैं रिटेल ट्रेड। इसे हम टर्म देते हैं रिटेल ट्रेड। तो अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भाई ये जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, ये किस में कवर होता है, ये आ जाता है इंडस्ट्री में, ये पर्सन इंडस्ट्री में आ जाता है, ये सामान बना रहा है। और हमारे ये दो लोग जो मिडिल मैन है, कौन से, होलसेलर और रिटेलर, एक्चुअल में ये कॉमर्स में आते हैं, ये असली ट्रेडर है, ये कंज्यूमर तक सामान पहुंचाते हैं। होलसेलर क्या करता है, जाता है मैन्युफैक्चरर से बड़ी क्वांटिटी में खरीद के जाता है और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर ने ये सामान होलसेलर से जो खरीदा है वो कंज्यूमर को बेच देता है, तो सब ऐसे कमाई करते हैं। तो अगर सपोज करो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने 20 रुपए में सामान बनाया, मैंने 20 रुपए में सामान बनाया, तो मैं 30 रुपए में बेचूंगा किसको, होलसेलर को 30। होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को ये सामान बेचेगा किसमें, 40 में, और रिटेलर ये सामान कस्टमर को बेच देगा 60 में, तो सबकी कमाई हो गई। यहाँ पे मेरी 10 रुपए की कमाई हुई क्योंकि मैंने 20 में बनाया था, इसको 30 में बेचा। इसकी 10 की कमाई हुई क्योंकि इसने 30 में खरीदा था और 40 में किसको बेचा, रिटेलर को। रिटेलर ने 40 में खरीद के किसको बेचा, 60 में कस्टमर को, तो 20 रुपए की कमाई किसकी हो गई, रिटेलर की। तो हर बार क्या होता है, सबका प्रॉफिट होता जाता है जितनी बार ट्रेडिंग होती है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी और इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं गई होगी। आपको होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्लियर है कि नहीं, आप ये बता दो भैया। बेटा आप ना एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट लेना और पढ़ना, और बार बार रिकनेक्ट डिस्कनेक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, फ्लो बिगड़ जाता है, ये क्लास खत्म होगी तब पूछना, बीच में नहीं पूछना भी। ठीक है, आप सभी को ये चीज क्लियर है, होलसेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है, ये मुझे दोबारा तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, एकदम क्लैरिटी है। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड एकदम क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? सभी लोग हैंड रेस करके बताओ मेरे को। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ कि मैं क्या करता हूं, स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीद के लाया हूं मार्केट में एक होलसेलर से, और ये सामान मैं अपने कस्टमर को बेचता हूं, तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं एक रिटेलर हूं, मैं एक रिटेलर। मेरी बात मत भूलना, मेरी बातों को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। मुझे लगता है कि भारत में ट्रेडिंग का तरीका आपने सीख लिया है, आपको ये समझ आ गया है बेटा, मुझे ऐसा लगता है, फील हो रहा है कि आपको होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की, जिसे फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। जैसे नीरज ने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म बोला, सर मल्टीनेशनल ट्रेड, हाँ बोल सकते हैं, पर हम मेनली क्या ध्यान रखेंगे, फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, ये इसके नेम। फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जहां बायर और सेलर अलग अलग देश के होते हैं और वो बाइंग एंड सेलिंग जब करते हैं, तो इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। इसमें याद रखना फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, भारत में थे तो भाई इंडियन रुपी में ही परचेज या सेल पे पेमेंट हो रही थी, जब फॉरेन ट्रेड करोगे तो दूसरे देश के लोग इन्वॉल्व हैं, तो जब परचेज सेल करते हो तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, तीन तरह से ट्रेड होती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। आपको तीनों का मतलब सिखा दे रहा हूं मैं, समझ लो। जब इंडिया का कोई पर्सन कोई सामान परचेज करता है, परचेज करता है किसी दूसरे देश से, सपोज करो यूएसए से या चाइना से,
तो जब आप सामान खरीदते हो तो इसको इंपोर्ट करना बोलते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है, जब दूसरे देशों से सामान खरीदोगे ना, परचेज करोगे, तो इसे इंपोर्ट कहा जाता है। इसमें याद रखना, मनी जाता है या मनी एक्सपेंड होता है, आपका खर्चा होता है। जब आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो तो खर्चा होता है आपका, ये एक्सपेंडिचर है, आपकी जेब से पैसा जाएगा, भारत से पैसा बाहर निकलेगा और यूएस जाएगा, ठीक है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो इसका मतलब होता है इंडिया का कोई पर्सन है, ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सामान जो है वो दूसरे देश में बेच रहा है, जैसे यूएसए में, चाइना में, ठीक, सामान बेच रहा है, तो बेच रहा है तो इससे मनी आता है, इससे पैसा आता है। अब दोनों बातों को समझ लो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही चीजों को आपको एकदम क्लैरिटी से समझना होगा। इंपोर्ट मतलब जब हम दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे देश से पैसा निकल जाता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम दूसरे देशों में सामान बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो इसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, इससे हमारे देश में पैसा रिसीव होता है। तो हमें क्या ज्यादा करना चाहिए बताओ, एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए कि इंपोर्ट ज्यादा करना चाहिए? हमें क्या ज्यादा करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए कि इंपोर्ट, आप बताओ मेरे को। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हमें कभी भी एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, ये नियम है, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा शब्द जो होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट, ये आपने पहली बार सुन रहे हो, मुझे पता है, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एंटरपोर्ट का मतलब ये होता है कि मैंने क्या किया, चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाया, मंगवाया मतलब इंपोर्ट किया, और फिर भारत में सामान बना के सामान को, फिनिश प्रोडक्ट को दूसरे देश जैसे यूएसए में एक्सपोर्ट कर दिया। कई बार क्या होता है, जिस सामान को बना के हमें दूसरे देशों में बेचना है, उसके लायक रॉ मटेरियल हमारे देश में होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, इंडिया में सामान को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और फिर दूसरे देशों में बेच देते हैं, तो इसे एंटरपोर्ट कहते हैं। मतलब इंपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, एक देश से खरीदना और दूसरे देश को बेचना जो है वह एंटरपोर्ट कहा जाता है। आप बताओ, आपको एंटरपोर्ट समझ आया कि नहीं आया? कर सकते हैं बिल्कुल, इंडिया से बहुत सारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, और कुछ नहीं, है ना। तो बेसिकली एंटरपोर्ट मतलब होता है एक देश से रॉ मटेरियल मंगवाओ, इंपोर्ट करो, मतलब भारत में सामान बनाओ, प्रोड्यूस करो, और दूसरे देशों में क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, ताकि हमारी कमाई हो। इंपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, ठीक है। एट द सेम टाइम नहीं है, अलग अलग टाइम पे होता है। आज मैंने जैसे इंपोर्ट किया तो सामान बनाने में भी तो टाइम लगेगा, जब सामान बन जाएगा तो फिर मैं आराम से एक्सपोर्ट करूंगा। तो इसे एंटरपोर्ट करना बोलते हैं, एक देश से खरीदना और दूसरे देश को बेचना। तो ये बेसिकली आपका ट्रेड है बेटा, ये बेसिकली आपका ट्रेड है, ठीक है। आपका यहाँ पे जाके क्या क्या खत्म हो गया, इंटरनल ट्रेड हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, कॉमर्स का एक हिस्सा आपने ट्रेड खत्म कर दिया। अच्छा, दूसरा हिस्सा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब होता है वो सर्विसेज दैट हेल्प इन ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करती हैं। तो यार आपको सामान की परचेज सेल करना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है ही ना, आप सामान पहुंचाओगे नहीं तो सामने वाले तक पहुंचेगा कैसे? पेमेंट बैंकिंग सिस्टम से ही होती है। इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। वेयर हाउसिंग, सामान को गोडाउन में रखा जाता है और बिना ऐड के तो कुछ नहीं बिकता है। तो ये पांचों सर्विसेज होती हैं। और डिटेल में जानना है कि समझ गए, ये बताओ। आप जब भी कुछ परचेज सेल करते हो, ये ऑक्सिलरीज है, ये सर्विसेज से जो काम आती है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना सामान जाएगा ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह, बैंकिंग नहीं होगी तो पैसा कैसे ट्रांसफर होगा? इंश्योरेंस का हिसाब किताब क्या है यार, इंश्योरेंस, अगर सामान खराब हो गया तो कम से कम कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। वेयर हाउसिंग, सामान स्टोर करने की जगह, और एडवर्टीजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं होगा तो सामान, सेम एज टर्शरी सेक्टर, एग्जैक्टली। जो टर्शरी सेक्टर है वही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो यहाँ पर आपका कॉमर्स का हिस्सा भी हो गया खत्म बेटा। अब कल हम लोग ये पढ़ेंगे एडिशनल चीजें, मैं बिजनेस करूं क्यों,
मेरे बिजनेस में प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंस है और बिजनेस में रिस्क क्या होते हैं। तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं चाहूंगा कि इसका सैटरडे को एक अच्छा खासा टेस्ट दे दो आप लोग। सैटरडे को एक अच्छा खासा टेस्ट दे देना आप लोग। ठीक। इंश्योरेंस हम लोग को परचेज करना पड़ता है बेटा, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उनसे पॉलिसी खरीदनी पड़ती है हमको। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ोगे ना तो इंश्योरेंस एकदम ठीक हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से बिजनेस में हर एक चीज पढ़नी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग सभी लोग अच्छे से ज्वाइन करके पढ़ा करो। और मेरे को अटेंडेंस दे देने दो एक बार, मेरे को एक बार अटेंडेंस दे देने दो। That's it for today। इतना आप लोग भी पढ़िए, मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब कल इसके आगे करेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा तो सारे ही चलते, होलसेलर भी बहुत है बेटा, रिटेलर भी बहुत है। होलसेलर भी बहुत है इंडिया में, रिटेलर भी बहुत है ना। सर इंडिया इन तीनों में से कौन सा ट्रेड ज्यादा करता है? थैंक यू बेटा। ज्यादा करता है, सभी करते हैं भाई बराबर। फिर भी इंडिया का फोकस हमेशा रहता है बहुत एक्सपोर्ट करो, क्योंकि दूसरे देश वाले ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, तो महंगा सामान अपन बेचते हैं, एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस होता है। ध्यान रखना। बाय बेटा, बाय बाय।